अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर लेते। चैप्टर 5 हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 को कम्प्लीटली और डिटेल में सोल्व कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट कर लेते। तो चैप्टर 5 के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स और कंडीशन है, हम उनको देख लेते। चैप्टर 5 का नाम है हमारे पास प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम उनको समझते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रोपोर्शन को देखना है कि प्रोपोर्शन होता क्या है हमारे पास। लेकिन प्रोपोर्शन से पहले एक चीज़ और समझना है आप लोगों को, वो चीज़ है हमारे पास रेशो। प्रोपोर्शन से पहले एक चीज़ और है, रेशो। ये चीज़ आप लोगों को समझना है, फिर प्रोपोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। रेशो का क्या मतलब है? रेशो इज़ द रिलेशनशिप या कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़। रेशो और हमेशा एक रिलेशनशिप या कंपैरिजन होता है दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान। और रेशो को हर हमेशा हम क्या कर लेते? इस फॉर्म में लिख लेते, ए रेशो बी, या इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते, ए अपॉन बी। ये हमेशा सेम काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ के दरमियान एक कंपैरिजन या रिलेशन होता है। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं है। तो रेशो को हम इस फॉर्म में लिख देते, ए रेशो बी या ए अपॉन बी। रेशो इज़ द रिलेशनशिप या कंपैरिजन बिटवीन सेम काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़। अब हम प्रोपोर्शन की तरफ चलते। प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते। प्रोपोर्शन का हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो या दो से ज़्यादा रेशोज़ का। अब देखो हमारे पास क्या एक रेशो है, ये तो हमारे पास सिर्फ एक रेशो है, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को रेशो समझाया कि रेशो क्या होता है। तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है? कंपैरिजन है टू और टू से ज़्यादा रेशोज़ का। और इसको हम डिनोट कैसे कर लेते? ये जो साइन है हमारे पास 4 डॉट लगी हुई, प्रोपोर्शन को हम इससे डिनोट कर लेते, और इसके लिए हम लोग इक्वल का साइन भी लगा लेते। अब चाहे आप लोग ये 4 डॉट यूज़ कर ले या इसकी जगह इक्वल लगाए, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? कंपैरिजन होता है टू और मोर रेशोज़ के दरमियान। जैसे कि हमारे पास ये तो एक रेशो है, टू और मोर रेशोज़ के दरमियान कैसे कंपैरिजन होता है? फर्स्ट कर ले, हमारे पास 2 रेशोज़ है। एक रेशो हमारे पास ए रेशो भी है और दूसरा रेशो हमारे पास क्या है? सी रेशो डी है। जब हम इन दो रेशोज़ को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा। वो कैसे? अब देखो, पहला हमारे पास क्या है? ए रेशो बी, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सी रेशो डी। अब एक रेशो ये हो गया, दूसरा रेशो ये हो गया, तो इनको कंपेयर क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शन कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेशो। इसके अलावा प्रोपोर्शन। इसके अलावा मैंने कहा रेशो को हम किस फॉर्म में लिखते? इस फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते। अब इसकी जगह आप लोग चाहे इक्वल भी लगा ले। तो ये कंपैरिजन होता है टू और मोर रेशोज़ का, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर रेशोज़। दो और दो से ज़्यादा रेशोज़ को जब हम कंपेयर करेंगे, इसको फिर क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहेंगे। फिर इसमें एक और टर्म है, उसको आप लोगों ने समझना है कि वो हमारे पास क्या है। अब देखो, फर्ज कर ले हमारे पास एक चीज़ होता है एक्सट्रीम, एक चीज़ होता है मीन। एक एक्सट्रीम ए रेशो बी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सी रेशो डी, एक चीज़ होता है एक्सट्रीम और एक चीज़ होता है मीन। अब यहाँ पर ये जो पहला और लास्ट वाला है, इसको हम एक्सट्रीम कहेंगे, सेकंड और थर्ड को हम क्या कहेंगे? मीन कहेंगे। फिर जब हम प्रोपोर्शन की क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और लास्ट वाले को एक्सट्रीम बोलते हैं, सेकंड और थर्ड को क्या कहते हैं? मीन। फिर क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे, फिर इक्वल होंगे सेकंड और थर्ड के। उसका फार्मूला तरीक़ेकार ये, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहते हैं, सेकंड और थर्ड को मीन कहते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। जब हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका प्रोडक्ट एक्सट्रीम का आ जाएगा। फिर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, सेकंड और थर्ड को हम जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उम्मीद है प्रोपोर्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम
डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन के टाइप्स हमारे पास कितने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। एक हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इन्वर्स रिलेशन। आप लोग डायरेक्ट रिलेशन कहे या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहे, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहे, अब देखो ये नेम से जाहिर है। और तीसरा हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। अब हम डायरेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इफ़ इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट इस तरह से कि अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो दूसरे क्वांटिटी को या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा को भी वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे क्वांटिटीज़ को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते कि कैसे एक इंक्रीज होगा, कैसे एक डिक्रीज होगा। अब देखो फर्स्ट कर ले, हमारे पास क्या है, अगर एरिया की हम बात कर ले, एरिया की बात कर ले, फर्स्ट कर ले एक क्लास है, उसमें अगर स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ जाए तो उनका एरिया भी बढ़ना चाहिए। फिर उनका एरिया क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। या अगर स्टूडेंट्स कम होंगे तो उनके लिए स्पेस भी कम होगा। तो यहाँ पे बुक में कुछ एग्जांपल हैं, हम उन एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट रिलेशन के लिए। अब फर्स्ट करें ये एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या करें, द कॉस्ट ऑफ 6 जियोमेट्री बॉक्स 6 जियोमेट्री। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ 6 जियोमेट्री बॉक्सेस इज Rs 1500। 6 जियोमेट्री बॉक्सेस की प्राइस हमारे पास कितने, 1500 है। अब फाइंड द प्राइस ऑफ 18 जियोमेट्री बॉक्स। आप इधर देखिए, अगर 6 जियोमेट्री बॉक्स की कीमत कितनी, 1500 है। अगर आप ज़्यादा जियोमेट्री बॉक्स ख़रीदना चाहोगे तो उनकी प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एक क्वांटिटी यहाँ पे जियोमेट्री बॉक्स है, दूसरा क्वांटिटी हमारे पास क्या है, इनकी कॉस्ट है। अगर इस क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर अब देखो यहाँ पे 6 जियोमेट्री बॉक्स है, उनकी प्राइस कितना है, 1500 है। जब आप जियोमेट्री बॉक्सेस को बढ़ाओगे, उनकी तादाद को एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करोगे, अब 6 से 18 बन गए। अब जाहिर सी बात है ये जो 18 जियोमेट्री बॉक्स है इनकी प्राइस भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा इंक्रीज़ होगा, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। अगर एक कम करने से दूसरा कम हो जाए। अब देखो अगर 6 की कीमत इतना है, अगर आप इसको 4 करो या 2 करो या 5 करो तो इनकी कीमत भी क्या होगा, कम होगा। अगर आप यहाँ से इस क्वांटिटी को कम करोगे तो ये क्वांटिटी भी आपके साथ साथ ये क्वांटिटी भी कम होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा या एक क्वांटिटी कम होने से दूसरा क्वांटिटी कम होगा। इसमें बिल्कुल सेम होगी, या तो दोनों क्वांटिटी इंक्रीज़ होंगे या तो दोनों क्वांटिटी डिक्रीज़ होंगे। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास एक चीज़ है एरो का कंसेप्ट। ये जो एरो जिसको बोलते हैं, हमारे पास हमेशा 1-2 एरो होता है। अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो उसमें आप लोग क्वेश्चन में या तो दोनों एरोज़ को अपवर्ड लगाए या दोनों एरोज़ को आप डाउनवर्ड, या तो दोनों एरोज़ को आप डाउनवर्ड लगा ले, ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करेंगे, या दोनों एरोज़ को आप लोग अपवर्ड लगाए क्वेश्चन। फर्स्ट कर ले यहाँ पे उसने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब इधर देखिए, ये भी एरो डाउनवर्ड है और ये भी एरो डाउनवर्ड है। डायरेक्ट में हर हमेशा एरो या तो दोनों डाउनवर्ड होंगे या तो दोनों अपवर्ड होंगे, या अगर ये दोनों डाउनवर्ड होंगे या तो क्या दोनों अपवर्ड ही होंगे। ये चीज़ ज़रूर याद में रखना, नशीन करना कि डायरेक्ट रिलेशन में हर हमेशा ये एरोज जो है कंसेप्ट या तो दोनों डाउनवर्ड होंगे या दोनों अपवर्ड होंगे। अब इनमें से ये नहीं कि एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। फिर इन्वर्स में क्या है, इनका उलट है। इन्वर्स में एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हर हमेशा या तो दोनों एरोज डाउनवर्ड होंगी जैसे कि ये और ये, या दोनों एरोज अपवर्ड होंगे। अब हम चलते इन्वर्स रिलेशन की तरफ कि इन्वर्स रिलेशन हमारे या इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है,
two quantities are inverse proportion when one quantity increase the other decrease at the same ratio and vice versa। इसका स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है कि दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास, अगर इनमें से क्या होगा, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है फिर वाइस वर्सा का मतलब अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या थे, अगर या तो दोनों इंक्रीज होंगे या तो दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे क्वांटिटी को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे क्वांटिटी को वो इंक्रीज करेगा। अभी मैं आप लोगों को ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 30 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन 10 days, देन इन हाउ मैनी डेज 15 वर्कर्स कंस्ट्रक्ट द सेम हाउस। कह रहे 30 वर्कर्स है वो एक हाउस को 10 days में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए। अब देखो वर्कर्स को अगर आप बढ़ाओगे, काम पे ज़्यादा वर्कर्स लगाओगे, 10 दिन के बजाय वो क्या करेंगे, इसको 8 या 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखो अगर आप लोग इनको बढ़ाओगे, ये क्वांटिटी अगर आप लोग बढ़ाओगे तो यहाँ से दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। अगर फ़र्ज़ कर ले आपके पास 30 वर्कर्स है, 10 days में वो क्या कर रहे हैं, उस हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर 30 के बजाय आप क्या करो, यहाँ से इस क्वांटिटी को बढ़ाओ। 30 के बजाय आप क्या करो, इसको 35 करो या 40 करो। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ से दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर 35 करोगे तो ये 10 के बजाय हो सकता है 8 हो जाए, 7 हो जाए डेज। तो इसी तरह इन्वर्स में इसी तरह अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। अगर आप यहाँ से वर्कर्स को कम करोगे, ये 30 आप इसको अगर 20 करोगे तो फिर डेज यहाँ से बढ़ेंगे। इसको कम कर लिया, इसकी वजह से ये बढ़ गए। अगर इसको इंक्रीज़ किया, इसकी वजह से फिर ये डिक्रीज़ होगा। देखो यही कह रहा है कि 2 क्वांटिटीज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगी, अगर उनमें से एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। और डायरेक्ट में वो क्या होता है, दोनों सेम होता है, या तो दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ होंगे या दोनों डिक्रीज़ होंगे। और इन्वर्स में हमारे पास ये जो एरोज़ का कंसेप्ट है, ये जो एरोज़ है इन्वर्स में हर हमेशा क्या होते हैं, एक एरो अपवर्ड लगेगा क्वेश्चन में और एक एरो डाउनवर्ड लगेगा जब हम क्वेश्चन को शो करेंगे। एक एरो अपवर्ड और एक एरो डाउनवर्ड। अब इधर देखो ये एरो डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा, अगर ये डाउनवर्ड होगा तो ये एरो अपवर्ड लगेगा। ये कंसेप्ट जहन में ज़रूर रख लेना। फिर अगर एरोज़ का कंसेप्ट समझ आ गया तो प्रोपोर्शन क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व करोगे। या डायरेक्ट रिलेशन में या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज़ या तो डाउनवर्ड लगेंगे एरोज़, या दोनों एरोज़ अपवर्ड लगेंगे। लेकिन इन्वर्स में क्या है, इनका उलट है। अगर एक एरो डाउनवर्ड है तो दूसरा एरो क्या होगा, अपवर्ड होगा। फिर वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरो अपवर्ड लगाएंगे, कौन सा एरो डाउनवर्ड लगाएंगे। तो उम्मीद है ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आज हम इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझेंगे, फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन के साथ साथ उसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो अभी चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है, तो इसलिए इससे पहले हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कर लिया ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए। फिर अब हम इनमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में इन्वर्स रिलेशन है, कौन से में डायरेक्ट रिलेशन है। फिर उसी हिसाब से हम इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे कि इन्वर्स कौन से है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन से। तो इसलिए इससे पहले मैंने रेशो समझाया, फिर प्रोपोर्शन समझाया, फिर प्रोपोर्शन के 2 टाइप, इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स इज Rs 18,000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बैग्स। कह रहे हैं 12 बैग्स है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स 18,000, कॉस्ट ऑफ 18 बैग्स। 12 बैग्स की अगर कॉस्ट हमारे पास 18,000 है तो 18 बैग्स की कॉस्ट हमारे पास क्या होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर हम ये भी देखते हैं कि इसमें रिलेशन इन्वर्स है या डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन तो मैंने पहले से लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स इज Rs 18,000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 बैग्स। अगर हमारे पास 12 बैग्स का कॉस्ट 18,000 है तो 18 बैग्स की कॉस्ट कितना होगा।
अब हम यहाँ से देखते हैं पहला कि ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। अब देखो ये 12 बैग्स है, अगर हम बैग्स की तादाद को बढ़ाए तो जाहिर सी बात है इनकी प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होगा कि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ये कौन सा रिलेशन या कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर मैं यहाँ से बैग्स को बढ़ाऊँ तो इनकी प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं बैग्स को कम करूँ तो इनकी प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये जहन में रख लेना कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट में मैंने कुछ चीज़ें समझाया कि इसमें एरोज या तो दोनों अपवर्ड लगेंगे या तो दोनों डाउनवर्ड्स लगेंगे। अब हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, एक बैग्स और दूसरा उनकी कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला हमारे पास क्या है, बैग्स का रेशो हम लेंगे किसके साथ, कॉस्ट के साथ। अब पहले हमारे पास कितने 12 बैग्स है। 12 बैग्स की जो प्राइस है वो कितना है, 18,000 है। 12 बैग्स की जो प्राइस है वो कितना है, 18,000 है। फिर ये कह रहा है कि अगर एक बैग्स हमारे पास 1800 बैग्स कितने हो, 1800, तो फिर हमारे पास उनकी कास्ट क्या होगा। अब ये हम मालूम करेंगे कि अगर बैग्स 18 है तो उनकी प्राइस कितनी होगी। अभी प्राइस हमें पता नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक्स लेट कर लेता हूँ कि लेट इनकी प्राइस हमारे पास क्या है, एक्स है। अब ये रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट था, तो डायरेक्ट में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि दोनों एरोज या तो अपवर्ड लगेंगे या दोनों एरोज डाउनवर्ड लगेंगे। इनका मैं रीज़न भी बता देता हूँ बाद में कि ये एरोज का क्या यहाँ पे यूज़ है, क्या इस्तेमाल है। अगर एरोज को नहीं लगाए तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। या तो डायरेक्ट में दोनों अपवर्ड लगेंगे या तो दोनों डाउनवर्ड। अब आप लोग चाहे तो दोनों को अपवर्ड लगा सकते हो, एक इधर, या चाहे दोनों को डाउनवर्ड। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों रेशोज एरोज को मैं डाउनवर्ड लगा लेता हूँ, क्योंकि रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट है। तो ये दोनों एरोज डाउनवर्ड लगेंगे। आप लोग चाहे तो इसको आप लोग अपवर्ड भी लगा सकते हो। अब ये है कि इनका रेशो हमें कैसे लिखना है। अब हम इनको लिखेंगे कैसे। अब इधर देखिए, ये एरो का हमारे पास क्या है, टेल है। तो हम टेल से स्टार्ट लेते हैं। टेल की तरफ हमारे पास क्या है, 12 है। तो मैं यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ। फिर हेड की तरफ क्या है, 18 है। मैं 12 का रेशो 18 के साथ लगा लेता हूँ, क्योंकि हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। तो प्रोपोर्शन के लिए अगर आप लोगों को याद होगा, ये जो 4 डॉट्स है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे इसी तरह इसका टेल कहाँ से, ये है 18 की तरफ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18,000। फिर उसके बाद 18,000 का रेशो में एक्स के साथ ले लेता हूँ। तो ये रेशोज़ का एरोज़ का ये फ़ायदा है। अगर आप एरोज़ नहीं लगाओ, चलो जिसको समझ आ रहा है उसके लिए तो इशू नहीं होगा, वो डायरेक्टली करेगा। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है, अभी उसको क्या पता है कि 12 रेशो 18,000 लिखूँ या 12 रेशो 18 लिखूँ या 18 रेशो 12, ये चीज़ फिर उसके लिए मसला करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रख लेना कि एरोज़ क्यों लगाते हैं और इनका वजह क्या है। उनका वजह ये है, अगर डायरेक्ट है तो उसमें दोनों एरोज डाउनवर्ड लगेंगे या दोनों एरोज अपवर्ड लगेंगे। अगर इन्वर्स है तो एक एरो डाउनवर्ड और दूसरा एरो अपवर्ड लगेगा। तो अब जहाँ पे एरो का सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि एरो का जो टेल है वहाँ से स्टार्ट लेना है। एरो का टेल है वहाँ से स्टार्ट लेना है। ये टेल 12 की तरफ है, तो मैं यहाँ से पहले 12 लिख लेता हूँ, फिर रेशो 18 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे टेल क्या है, 18,000 से स्टार्ट है, तो मैं 18,000 लिख लेता हूँ, फिर बाद में रेशो एक्स लिख लेता हूँ। ये हमारे पास अब देखो 2 रेशोज बन गए, एक रेशो ये, दूसरा रेशो ये। तो मैंने प्रोपोर्शन में ये समझा दिया कि प्रोपोर्शन इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़। 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी रेशोज़ के दरमियान जो कंपैरिजन होता है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। फिर फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सेकेंड और थर्ड को प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाला है, ये जो एक्स है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और ये जो सेकंड और थर्ड है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन।
सेकंड और थर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसको मैं यहाँ से सोल्व कर लेता हूँ। अब फार्मूला ये था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल था प्रोडक्ट ऑफ मीन के, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, 12 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये इक्वल होगा 18 मल्टीप्लाई बाई 18,000। अब देखो हमें क्या निकालना था, प्राइस निकालना था, जो कि हम लोगों ने x लेट कर लिया था। तो ये x के साथ 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड ये 12 जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 12। अब ये मैं इसको 6 पे कैंसिल कर लेता हूँ, 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। फिर मैं इसको और इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा। अब इसको आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो x यहाँ से किस चीज़ के इक्वल होगा, 3 9 ज़ा 3 को और 9 को मल्टीप्लाई करो, 3 9 ज़ा 27 होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 zeros है, तो ये 3 zeros लगा लो। अब इधर देखो, पहले हमारे पास बैग्स कम थे तो उनकी कॉस्ट कम था, फिर जब हम लोगों ने बैग्स बढ़ाया तो उनकी प्राइस भी हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 12 बैग्स का कॉस्ट प्राइस हमारे पास 18 था और 18 बैग्स की कॉस्ट प्राइस हमारे पास 27 आ गया। अब देखो एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ गया, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ आ गए होंगे, इस तरह डिटेल में कोई भी आप लोगों को नहीं समझाया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पहले से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट इस तरह के, द कॉस्ट ऑफ 10 सूट्स ऑफ फीमेल, कह रहे फीमेल्स के 10 सूट्स की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो कितना है, 50,000 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 सूट्स, कह रहे 3 सूट्स की कॉस्ट आपने बताना है। अगर 10 सूट्स फीमेल्स की उनकी कॉस्ट कितना है, 50,000 है, तो 3 सूट्स की कॉस्ट क्या होगा वो आप लोगों ने बताया। अब देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी है, सूट्स है, और दूसरा क्वांटिटी हमारे पास उनकी प्राइस है। अगर आप ज़्यादा सूट्स लेना चाहोगे तो कीमत भी बढ़ जाएगा ना, ज़्यादा चीज़ें लोगे तो उनका कीमत भी बढ़ जाएगा। अगर सूट्स कम करोगे तो उनकी प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। अब देखो पहले 10 सूट्स थे, उनकी प्राइस कितना थी, 50,000। अभी सूट्स हमारे पास 3 है। अब जाहिर सी बात है 10 से सूट्स कम होकर 3 हो गए, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी प्राइस भी क्या होगा, कम होगा, 50,000 के बजाय थोड़ा कीमत कम होगा। तो इसमें भी हमारे पास रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, अगर एक क्वांटिटी कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। तो इसमें भी रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे भी रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 2 क्वांटिटी, एक सूट्स है हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या है, प्राइस है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, कॉस्ट। चलो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सूट्स का रेशो लेना है किसके साथ, कॉस्ट के साथ, या प्राइस आप लोग लगा रहे। अगर 10 सूट्स है, कितने हैं, 10 सूट्स है, उनकी प्राइस हमारे पास कितना है, 50,000 है। मैं यहाँ पे 50,000 ले लेता। अगर सूट्स 3 हो हमारे पास, अगर सूट्स 3 हो तो उनकी प्राइस हमारे पास क्या होगी, हमें ये निकालना है। अब देखो प्राइस गिवन नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे x लेट कर लेता हूँ। लेट दे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 सूट बी एक्स, तो 3 सूट का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मैं x लेट कर लेता हूँ। ये रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट रिलेशन भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है। अब हम इनको लिखते कैसे, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। जब डायरेक्ट रिलेशन है तो उसमें आप लोग एरोज़ को या तो डाउनवर्ड लगा ले या तो अपवर्ड लगा ले। पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया, दोनों के लिए मैंने डाउनवर्ड लगाया। अभी इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दूसरा तरीका समझाती हूँ कि दोनों में मैं क्या कर लेता हूँ, एरोज़ को अपवर्ड लगा लेता हूँ, ताकि दोनों तरीका आप लोगों को समझ आ जाए। अब जहाँ से टेल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3, फिर उसके बाद रेशो जो हेड है वो हमारे पास 10 है,
फिर उसके बाद साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेल एक्स है, तो मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। फिर रेशो हेड क्या है हमारे पास 50,000 है, सॉरी 50,000। अब तरीका वही है सॉल्व करने का कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। फर्स्ट और लास्ट को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और सेकंड और थर्ड को प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 50,000, फिर इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ से वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, x का, तो ये 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या होगा 10 होगा, ये इक्वल होगा x के। अब इसको फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते। यहाँ से ये 1 0 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 10 है, 1 0 कैंसिल होगा। आप 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब आप लोग चाहे तो x को यहाँ पे भी लिखे इस साइड, दिस सिंपलाइज दैट x इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होगा 15। यहाँ पे क्या है, डबल ज़ीरोज़ है, तो मैं यहाँ पे डबल ज़ीरोज़ लगा लेता हूँ। सॉरी 1 0 और भी है यहाँ पे, क्योंकि 50,000 था, मैंने गलती से 1 0 कम कर लिया, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 बढ़ गया। अब देखो 3 जो सूट्स थे उनकी कॉस्ट हमारे पास कितना आ गया 15,000, और 10 सूट्स की कॉस्ट कितना था 50,000 था। अब जाहिर सी बात है जब सूट्स कम हो गए तो उनकी प्राइस भी कम हो गया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ कम होने से दूसरा चीज़ क्या होता है, कम होता है। ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। इन्वर्स में फिर इसका उलट है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम लोगों का, वो हम लोगों ने लिखा है, इसको मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स। 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उनकी कीमत 5 लाख है। अगर हम क्या कर ले, 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कितना है 5 लाख है। अगर हम 1,50,000 में, अब देखो ये कितने 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अगर 15 लाख में, अब देखो 5 लाख में हम 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर ले सकते हैं, तो 15 लाख में हम कितने लेंगे। अब देखो अगर कंप्यूटर को बढ़ाए तो इनकी प्राइस बढ़ जाएगा, अगर कंप्यूटर को कम करे तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। एक चीज़ है हमारे पास कंप्यूटर, और दूसरा है हमारे पास उसकी कॉस्ट। 5 डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या है 5 लाख है। 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 5 लाख है। अभी हमें ये चीज़ लिखना है कि अगर हमारे पास 15 लाख हो, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 0 और लगाना है। अगर हमारे पास 15 लाख हो, 15 लाख में हम कितने डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीदेंगे, इसको मैं एक्सलेट कर लेता हूँ। दोनों में रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है, तो मैं एरोज़ को क्या कर लेता हूँ, डाउनवर्ड लगा लेता हूँ दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पर भी। मैंने आप लोगों को समझा दिया, या तो दोनों रेशोज़ एरोज़ अपवर्ड लगाए या तो दोनों एरोज़ डाउनवर्ड। ये इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को फिर समझ नहीं आ रहा है कि अभी रेशोज़ को लिखना क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट लेना है, जहाँ से इसका टेल स्टार्ट हो रहा है, आप लोग लिखे पहले 5, फिर रेशो इसका x के साथ, फिर यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा ले। यहाँ से 5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग यहाँ से पहले 5 लाख लगा ले, फिर रेशो 15 लाख लगा ले। अब यहाँ से फर्स्ट और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट हमारे पास क्या है 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 लाख के साथ, तो फिर ये इक्वल होगा हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा 5 लाख।
अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड क्या होगा, डिवाइड होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 15 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, फिर इक्वल होगा एक्स के। अब ये डबल ज़ीरो सॉरी ये जितने भी ज़ीरोज़ है ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लोगों का मर्जी, चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। अब मैं यहाँ से ये कैंसिल कर लेता हूँ, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, 3 और 5 को अभी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल होगा, यहाँ से एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, 3 5 ज़ा 15। तो अगर आप अंदाज यहाँ से आप अंदाज़ा लगा, अगर 5 लाख में आप 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर ले रहे हो तो 15 लाख में तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, 15 कंप्यूटर लोगे ना। देखो प्राइस बढ़ जाएगा तो कंप्यूटर भी आपके बढ़ेंगे। 5 लाख में आप 5 ले रहे थे तो 10 लाख में आप 10 लेंगे और 15 लाख में आप 15 कंप्यूटर लेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।